अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने एंटी रिथमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास जो एंटी रिथमेटिक ड्रग्स हैं उससे पहले थोड़ा सा रिथमिया के बारे में पढ़ लेते हैं। रिथमिया क्या होता है? रिथमिया हमारे पास जब भी हमारे पास हार्ट रेट कम हो जाता है या एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल से मुराद ये नहीं होता कि ज़्यादा हो गया, एबनॉर्मल से मुराद कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस वक्त जो रिदम है ना हार्ट का कंट्रक्शन का, वो नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं रिथमिया। ठीक है। अच्छा, रिथमिया का सिंपल सा मतलब ए रिथमिया मतलब रिदम नहीं रहता। ठीक है, हार्ट की कंट्रक्शन में वेंटिकल एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, उसके बाद वेंटिकल कंट्रैक्ट है, तो इसमें रिदम जो होते हैं ख़राब हो जाता है, जिसमें एट्रिया भी कंट्रैक्ट कर रहा था, साथ साथ वेंटिकल भी कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एट्रिया दोनों इकट्ठे नहीं करते या वेंटिकल दोनों जो है ना साथ में कंट्रैक्ट नहीं करते। अच्छा, अब बात करते हैं, हमें नॉर्मल पता होता है कि कैसे हमारे पास ये सिग्नल ऐसे नोड हमारे पास जो है ना एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। ऐसे नोड से वो सिग्नल जाते हैं एवी नोड के पास। एवी नोड से बाद हमारे पास जाते हैं सिग्नल बंडल फाइबर के पास। बंडल फाइबर आपको पता है वो सिग्नल आगे दे देता है प्रकंजी फाइबर को। अब प्रकंजी फाइबर के बाद सिग्नल चले जाते हैं मायोकार्डियम में। ठीक है, मायोकार्डियम में, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में। अब हमारे पास जो है मसला कहाँ पे होता है जिसकी वजह से रिदम नहीं रहता? हमारे पास दो जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। या तो हमारे पास इम्पल्स जनरेशन में मसला हो सकता है। किस में हो सकता है? इम्पल्स जनरेशन में मसला हो सकता है, या फिर हमारे पास मसला हो सकता है इम्पल्स कंडक्शन में, या फिर इम्पल्स कंडक्शन में मसला हो सकता है। या तो ऐसे नोड का मसला है या फिर ये पूरे रास्ते में कहीं भी कंडक्शन में मसला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास जो है नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल नहीं समझा तो हमारे पास जितनी भी ड्रग्स हैं हम उसके यूजेस को नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली कैसे हो रहा है? हमारे पास इस तरह से उसकी डायग्राम होती है। ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो एक्शन डीपोलराइजेशन होती है इनिशियल, फिर डीपोलराइजेशन होती है, फिर इनिशियल डीपोलराइजेशन होती है, फिर प्लेटू फेज आती है, उसके बाद रीपोलराइजेशन स्टेज होती है। तो ये हमारे पास हमने इसको 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। अब इसको एक एक फेज़ को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह होता है एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हमारे पास होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब तमाम जितने भी चैनल जो है हमारे पास क्लोज होते हैं, उस वक्त हमारे पास सेल जो होते हैं ना, सेल के जो पोलैरिटी होती है वो होती है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, 70 मिली वोल्ट। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल कैसे स्टार्ट होता है कि हमारे पास जो फेज़ 0 होते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम चैनल जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल को सी से मैं लिख रहा हूँ, ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होता है। सोडियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, एकदम जो है ना हमारे पास एक्शन जो फर्स्ट डीपोलराइजेशन फेज़ आती है, जिसे हम कहते हैं फेज़ 0। अच्छा, फेज़ 0 में हमें पता चल गया, ये हमें वैसे भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ा, तो इसलिए मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करता, आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। ठीक है। फेज़ 1 में हमारे पास क्या होता है कि सोडियम चैनल क्या हो जाती है, सोडियम सी चैनल क्लोज हो जाते हैं, और हमारे पास जो है ना पोटाशियम चैनल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब देखो, पोटाशियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम चैनल क्लोज हो गए। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि सोडियम तो अंदर नहीं आ रहा, लेकिन पोटाशियम सेल से बाहर जा रहा है। तो सेल से बाहर पोटाशियम जा रहा है तो नेगेटिविटी क्या होगी, सेल के अंदर इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, टुवर्ड द नेगेटिव वैल्यू ये मूव करेगा, और दोबारा क्या होगा, इनिशियल रिपोलराइजेशन कहते हैं। इसे हम इनिशियल रिपोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि दोबारा भी एक रिपोलराइजेशन होनी है। ठीक है। अब क्या होता है, फेज़ 2 आती है। फेज़ 2 में हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम जो है ना चैनल ओपन हो जाते हैं, और इसके साथ पोटाशियम अभी ओपन है, पोटाशियम भी ओपन है। अब क्या हो रहा था कि कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आ रहा होता है और पोटाशियम सेल से बाहर जा रहा होता है। अब कैल्शियम अंदर आ रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव आयन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पहले फेज आ जाती है। फेज़ 3 जो होते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास इसे रैपिड रिपोजिशन फेज़ कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फर्स्ट पोटाशियम चैनल हैं वो ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम चैनल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ओपन हुए थे, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल जो चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव अंदर नहीं आ रहा सेल के। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये टुवर्ड द नेगेटिव वैल्यू मूव करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास रैपिड रिपोजिशन है। ठीक है, ये सारा होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम जो ड्रग्स की, कि ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं। ठीक है। अब ड्रग्स हमारे पास जो होती हैं उनकी बात करें तो हमारे पास ड्रग्स जो होती हैं वो 4 क्लासेस की होती है। हमारे पास क्लास 1 होती है, C1 लिख रहा हूँ, C2 होती है, क्लास 2 ड्रग्स होती हैं, क्लास 3 ड्रग्स होती हैं, और क्लास
4 डग्स होती हैं। ये कैसे काम करती हैं इनके बारे में चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्लास 1 डग है ना, वो हमारे पास क्या कर रही होती है, ये सोडियम जो चैनल है ना, सोडियम चैनल उनको ब्लॉक कर रही होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। क्लास 1 डग्स क्या करती है, ये जो सोडियम रैपिड है, अगर ये सोडियम चैनल ब्लॉक करे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सारे सोडियम अच्छा ये याद रखना जो भी डग है वो 100% नहीं क्लोज करती, ठीक है, कुछ को क्लोज करती है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर है तो ये जो एकदम सोडियम चैनल ओपन हुए थे तो ये डिपोजिशन फेज एकदम हुआ था, उस वो नहीं होगा। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर आ गया तो ये हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह करके ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिले होगी रिपोजिशन। फिर हमारे पास जो क्लास 2 है ये हमारे पास क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है बीटा रिसेप्टर को। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। बीटा ब्लॉकर क्लास 2 है, क्लास 1 सोडियम ब्लॉकर थी। क्लास 3 जो होते हैं वो हमारे पास पोटाशियम ब्लॉकर है, पोटाशियम चैनल क्या करती है, ब्लॉक होती है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, अब ये समझ आ गई। और क्लास 4 जो है वो हमारे पास क्या है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, चैनल को मैं सी से लिख रहा हूँ, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये हमारे पास सारी डग्स हैं। आइए इसको जो है ना एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास 1A को, सॉरी क्लास 1 को। क्लास 1 जो हमारे पास डग है ना, क्लास 1 वो आगे फर्दर डिवाइडेड है हमारे पास 3 सब क्लासेस में, क्लास 1A, 1B और 1C। अब ये जो क्लास 1A, B और C है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि क्लास 1 तो हमने पढ़ लिया है, जो क्लास 1 है वो क्या करती है, सोडियम ब्लॉकर है। तो क्लास 1A भी, 1B भी, 1C भी, तीनों क्या है, सोडियम ब्लॉकर्स हैं। फर्दर इनकी सब डिवीजन क्यों हमने किया है कि आया कि ये सोडियम चैनल को तो चलो ब्लॉक करती हैं, क्या ये पोटाशियम को भी इफेक्ट करती है या नहीं, उसकी बेस पे हमने इसको डिवाइड किया 3 सब डिवीजन में। क्लास 1A क्या करती है, सोडियम को ब्लॉक करती है, उसके साथ साथ क्या करती है हमारे पास, सोडियम को ब्लॉकर होने के साथ ये पोटाशियम को भी क्या करती है, पोटाशियम चैनल को भी ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, ये पोटाशियम भी ब्लॉक कर रहा है और सोडियम भी ब्लॉक कर रहा है। जो 1B है वो क्या है हमारे पास, सोडियम को ब्लॉक करती है लेकिन पोटाशियम चैनल को नॉन ब्लॉक करे, ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करती, ठीक है। अच्छा, पहली हमारे पास क्या है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, पोटाशियम को ब्लॉक करती है। दूसरी हमारे पास सोडियम को ब्लॉक करती है और पोटाशियम को, सॉरी यहाँ पे लिखना था ब्लॉकर नहीं, ये ओपनर है। पहली ने किया क्या कि सोडियम को तो ब्लॉक किया, उसके साथ पोटाशियम को ब्लॉक किया गया। दूसरे ने क्या किया, सोडियम को तो ब्लॉक किया लेकिन पोटाशियम को ओपन कर दिया चैनल को। तीसरे ने क्या किया कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन पोटाशियम चैनल। इससे हमारा क्या मतलब है, ना तो ये ओपन करती है ना क्लोज करती है। आइए अब हम क्या करते हैं, एक एक डग को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 1A को। 1A के बारे में हमें पता है कि ये सोडियम को भी ब्लॉक करती है और सोडियम एंड पोटाशियम बोथ चैनल को क्या कर रही थी, ब्लॉक कर रही है, ठीक है। अब सोडियम को भी ब्लॉक कर रही है, पोटाशियम को ब्लॉक कर रही है। अब इसकी वजह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये तो हमें पता चल गया, दोनों को ब्लॉक करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, देखो एक्शन पोटेंशियल था हमारे पास यूं करके थोड़ा सा, ठीक है। अब इसने क्या किया, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। अब सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल इस तरह एकदम ऊपर नहीं चढ़ेगा बल्कि ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसी तरह ये बाकी सिस्टम सारा इसी तरह रहेगा। अब सोडियम को ब्लॉक किया तो थोड़ा सा स्लो हो गया। अब ये देखो, ये हमारे पास तीसरी फेज जो थी मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ पे, ये फेज 3, इसमें क्या होता है हमारे पास पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं तो हमारे पास रिपोलराइजेशन होती है रैपिड, लेकिन यहाँ पे तो ये पोटाशियम चैनल को भी ब्लॉक करिए तो ये रिपोलराइजेशन भी जो है वो फास्ट नहीं होगी, ये भी स्लो होगी। तो थोड़ी सी डायग्राम यूँ इस तरह करके बन जाएगी, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये हमारे पास जो है ना ये एक्शन पोटेंशियल उसको डिले कर रही है, एक्शन पोटेंशियल को डिले कर रही है, ठीक है, डिले कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम पॉइंट लिख लेते हैं, हमारे पास ये क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारे जो अगर हम क्यू ये पढ़े ना ECG तो हमारा P वेव होती है, फिर उसके बाद QRS कम्प्लेक्स होता है, फिर हमारे पास T वेव होती है। तो हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ना QT इंटरवल, तो ये QT इंटरवल को क्या कर रही है, प्रोलॉन्ग कर रही है, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल कर रही है ना। अब प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि QT इंटरवल ज़्यादा देर तक रहता है, तो ये क्या कर रही है, QT इंटरवल जो है उसको क्या कर रही है, QT इंटरवल को हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, उसको प्रोलॉन्ग कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से ये क्या होता है, ये एक तो रिदमिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होती है जब हमारे पास रैपिड हार्ट रेट होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास ये QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रही है तो हमारे पास हो सकता है कि एक रिदमिया को हम ट्रीट कर रहे हैं तो कोई और टाइप का रिदमिया हो जाए, हो सकता है इसमें हमारे पास क्या है कि ब्रेडिकार्डिया हो जाए, साइनस रिदमिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ये है एक प्रो रिदमिक डग भी है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ये क्या हमारे पास है, प्रो रिदमिक डग है, प्रो रिदमिक डग है, ठीक है।
ये हो गई हमारे पास। फिर इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। तो इसके हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास जो है ये 1A है ना, तो 1A जो होती है वो 1 भी है और A भी है, तो ये स्पेशल ड्रग्स हैं, ठीक है, बड़ी अहम ड्रग्स है, 1A है। तो ये पहले नंबर पे कौन आता है, किंग आते हैं, क्वीन आते हैं। यहाँ से हमने याद करें, क्वीन से हमने याद करें क्विनिडीन आ जाती है इसमें, इसके एग्जाम्पल में क्विनिडीन। और प्रिंस से हम याद करना है प्रोसिनामाइड, प्रोसिनामाइड भी कहते हैं, प्रोकिनामाइड भी कहते हैं, ठीक है, सिनामाइड, प्रोसिनामाइड आ जाते हैं और क्विनिडीन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारी बुक में एक और एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, डाइसोपायरामाइड, पायरामाइड भी कह सकते हो आप, ठीक है, डाइसोपायरामाइड। ये इसकी एग्जांपल आ गई, इसका सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होप्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके हमारे पास जो है इसको थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, इसका थेराप्यूटिक यूज है कि जितने भी हमारे पे एट्रियल हैं या वेंट्रिकल हैं, जितने भी हमारे इदमी है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इदमिया में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो हमारे पास 1A क्लास में हम जो है ना एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक है, हम कौन सी डिजीज़ में इसको यूज़ नहीं करते। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमारे पास, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमारे पास क्या है कि इसको एथीरोस्क्लेरोटिक पेशेंट में यूज़ नहीं करते और हार्ट फेलर के पेशेंट में भी इसको यूज़ नहीं करते। इनमें दोनों में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि हार्ट फेलर पहले हुआ पड़े और हम उसकी एक्टिविटी को फिर मजीद डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये हार्ट फेलर मजीद बढ़ के कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसकी टॉक्सिटी की बात करें तो टॉक्सिटी में हमारे पास क्या है, टॉक्सिटी की बात करें तो ये हमारे पास हाइपोटेंशन काज कर सकती है, हाइपोटेंसिव हो सकती है। इसके साथ हार्ट फेलर, जैसे मैंने बताया कि ये मजीद उसको ख़राब कर सकती है, हार्ट फेलर काज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा टिनाइटस काज कर सकती है और इसके साथ ब्लड विजन काज कर सकती है, ठीक है। ये सारी इसमें आ जाती है। ये हमारे पास था 1A। नेक्स्ट वीडियो में 1B 1C और बाकी जो क्लासेस हैं वो करते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।